नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर नंबर 3 में। तो पिछले लेक्चर्स में हमने एसिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हमारे पास बेस के प्रॉपर्टी में पढ़ना है, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पढ़ चुके थे। हाँ, ठीक है। बेस के प्रॉपर्टीज़ के बाद पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शंस के बेसिस पे, एसिड के रिएक्शन के बेसिस पे। मतलब हमारे पास क्या क्या भाई साहब, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, मतलब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, ठीक है। मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो चलो देखते हैं क्या केसेस हैं। केसेस हमारे पास क्या क्या है। एक तो एसिड अगर मोर रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है, अगर मोर रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा हो, वो मेटल का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा हो, तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। अगर एसिड मोर रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। लेकिन वही अगर एसिड लेस रिएक्टिव मेटल जो कि हाइड्रोजन से है, लेस रिएक्टिव मेटल जो कि हाइड्रोजन से है, अगर उससे रिएक्ट करता है तो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो कुछ के मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये रिएक्टिविटी क्या है, नहीं समझ में आ रहा है सर, मतलब कैसे करेंगे लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन से ज़्यादा, हाइड्रोजन से कम। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें सबसे ऊपर हाईली रिएक्टिव होता है, उसके बाद नीचे जाते जाते लेस हो जाता है। तो जो बेसिक 10th में यूज आता है मैं वो लिख देता हूँ। इसमें बहुत सारे होते हैं, फिलहाल जो यूज में है वही लिखूंगा, ठीक है। के Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Hg Ag Au और Pt। अब सर यहाँ पे जब लिखा हमने तो आपको एक चीज़ समझ में आया होगा, सर यहाँ हाइड्रोजन बार बार बात कर रहे थे आप, हाइड्रोजन के बारे में बार बार बात कर रहे थे। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड है, हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड है जो कि बताता है कि एसिड किनके साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा और किनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब इससे ऊपर वाले अगर कोई भी होंगे, हाइड्रोजन से ऊपर जैसे हमारे पास क्या क्या है देखो, लीड है, आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। इनसे ऊपर वाले जो भी है हाइड्रोजन से ऊपर वाले, वो सब रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। और हाइड्रोजन के नीचे जैसे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये सब रिएक्ट नहीं करेंगे और प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इनके कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, आगे कुछ रिएक्शंस हैं। चलिए कुछ रिएक्शंस हैं, उनको देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो हमें क्लियर दिख रहा है। सबसे पहला रिएक्शन जो है ना, ये ऑक्सीजन के साथ है। चलो इसमें कुछ रिएक्शन यहीं पे देख लेते हैं। हम क्या देख लें, यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं। मान लो हम एसिड ले ले रहे हैं, एसिड ले लेते हैं, कलर चेंज करते नहीं तो दिखेगा भी नहीं। एग्जाम्पल में एसिड हम ले लेते हैं HCl, ठीक है। और इधर से कोई भी एक मेटल उठा लो, मान लो तुमने सोडियम उठा लिया, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो NaCl बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब इसको बस बैलेंस कर दो, बस बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 डालोगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, कोई 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, क्लोरीन 2 हो गया तो इधर 2 डालोगे तो ये हो गया, यहाँ डाल दो, हो गया। अब देखो सोडियम जो मेटल है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव। अगर दूसरा कोई एग्जांपल लेते हो, मान लो दूसरा इसमें लेस रिएक्टिव वाले में जगह नहीं था इसलिए इधर ही करना पड़ा, माफ़ी चाहते हैं, आगे चले गए थे। दूसरा मान लो फिर से एसिड यही ले लो, HCl ही ले लो एसिड, और इस बार तुम उठा लो हाइड्रोजन से नीचे कोई भी उठा लो, मान लो कॉपर उठा लिया, ठीक है। तो कॉपर जो है ना, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन। और रीजन क्या जाएगा, रीजन जाएगा सिंस हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव, सिंस कॉपर
इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन hence it does not displace hydrogen. भाई सब क्या है? सिंस कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन हेंस इट डज नॉट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। अब ये डिस्प्लेसमेंट वाला ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको हमेशा याद रखिएगा। ऊपर में आपके पास जो है ये है हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है ये है लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। बाकी ये स्टैंडर्ड है, मॉडरेट है। चलो तो ये देख लिया हमने रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। इसके बाद जो हमारे पास है वो नेक्स्ट था, जगह नहीं था इसलिए हम फिर से पीछे आए थे। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल विथ ऑक्सीजन, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है भाई साहब? मेटल ऑक्साइड। मतलब सर मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब देखो क्या मेटल है हमारे पास, जिंक है और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड, ZnO, ठीक है। अब देखो जिंक पे +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो +2 -2 ओवरऑल बैलेंस करके जिंक ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी करना है तो बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 डालोगे, 2 ऑक्सीजन है तो जिंक 2 हो गया, यहाँ पे 2 डाल दो, खत्म। अब देखो सोडियम और ऑक्सीजन, तो सोडियम और ऑक्सीजन पे, सोडियम पे जो होता है चार्ज, सोडियम पे होता है +1 और ऑक्सीजन पे होता है -2। तो +1 अगर ये तुम इसको एक्सचेंज करोगे, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो ये फाइनली तुम्हारा क्या बनता है? Na2O। तो ये प्रोडक्ट तुम्हारा यहाँ मिलेगा Na2O। और बैलेंस कर दो भाई, ऑक्सीजन 2 है, इधर पहले 2 कर दो, सोडियम कितने हो गए? 4, तो डायरेक्ट बैलेंस। सिमिलरली तुम्हारे पास एल्यूमिनियम है। अब देखो एल्यूमिनियम पे जो चार्ज होता है वो +3 होता है और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो फिर से एक्सचेंज। ये मैंने पहले भी बताया इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट हो जाएगा। Al2O3, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया Al2O3, Al2O3। अब इसको बैलेंस कर दो, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहाँ कितने हैं? 3, और 2 और 3 को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, तो 2 और 3 दोनों का क्या कर लो? LCM ले लो। 2 और 3 का LCM तुमको मिल जाएगा 6। तो ऐसा करते हैं ना, इसको भी 6 बनाते, इसको भी 6 बनाते हैं। तो इसको अगर 6 बनाओगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 बनाओगे तो इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो। एल्यूमिनियम यहाँ 1 है, इधर कितने हैं? 2, 2 और 4, तो यहाँ देखो 4 लिखो, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन हो गया, मेटल ऑक्साइड बना। अब आगे मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्शन कराना है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन जब होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सॉल्ट एंड वाटर, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, आपको पता है, फिर से ध्यान दीजिएगा, वही रिएक्टिविटी सीरीज। जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्लोरीन अटेन करेगा। अब आपको पता है क्लोरीन पे -1 होता है, जिंक पे हाइड्रोजन पे +1 होता है। यहाँ जिंक पे +2 है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो जिंक को कितने क्लोरीन चाहिए? 2 चाहिए। तो प्रोडक्ट जो बनेगा जिंक क्लोराइड, ZnCl2, और साथ में क्या? वाटर बोल रहा है, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O। और बैलेंस कर लो भाई, बैलेंस कर लो, बहुत आसान है। या 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन हो गया, और हाइड्रोजन 2, 1 ऑक्सीजन, अब बैलेंस हो गया, बस खत्म कहानी। फिर हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्लोरीन। मैग्नीशियम पे +2 होता है और ऑक्सीजन पे -2, फिर से क्लोरीन -1 और हाइड्रोजन +1। MgCl2 प्रोडक्ट बनेगा, MgCl2, और साथ में क्या बनेगा? H2O। फिर से यहाँ 2 लिखोगे, हमको लगता है बैलेंस हो जाएगा, हमको जहाँ, हाँ सही है, हो गया, सही है, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट तुम्हारे पास है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर पे +2 होता है, ऑक्सीजन पे -2, सिंपली -1 +1 लगाओ, ये तो याद हो गया होगा, HCl का। तो कॉपर क्लोराइड CuCl2 और साथ में वाटर। देखो ये रिएक्शंस बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है, बस ध्यान से इसको करना होता है, बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसका नाम तुम लिख सकते हो जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड। क्लियर है? चलिए, तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड हमने किया, उसमें सॉल्ट एंड वाटर मिला, ठीक है। अब आगे हमारे पास जो रिएक्शन है वो है हमारे पास
रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड। मेटल कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट आपको पता है CO3 -, ये CO3 इसके साथ कोई मेटल लगा दो, कैल्शियम एक मेटल लगा दो तो क्या हो गया? मेटल कार्बोनेट। हमने एसिड लिया। अब ध्यान से देखो, मेटल कार्बोनेट पे चार्ज -2 होता है, कार्बोनेट पे -2 और मेटल पे +2 है। फिर से यहाँ देखो, यहाँ -1 और यहाँ +1। सिमिलरली दिख रहा है सर, कैल्शियम हाइड्रोजन को हटाएगा, दिख रहा है ना। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर था कैल्शियम, KNaCa ऊपर था ना, NaCa याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे कैल्शियम फिर से हाइड्रोजन को हटाएगा और 2 क्लोरीन लेके आएगा तो CaCl2 और साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा, वाटर दे दो, H2O और साथ में क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो तुम लोग बोले सर रट वट क्या है, एकदम खटाखट लिखे जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। कैल्शियम क्लोरीन को लिया, यहाँ से क्लोरीन 2 गया, ठीक है, दो क्लोरीन से बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 2, और 2 हाइड्रोजन इस एक से ऑक्सीजन लिया, इस कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन लिया तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बन गया? H2O। अब देखो 3 ऑक्सीजन था एक्चुअली इसके पास, अभी 2 ही ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन तो इसके पास गया तो 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन तो CO2 बन गया, खत्म आंसर। बैलेंस हमको लग रहा है सही है। कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, वहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3, ठीक है, खत्म कहानी। फिर से हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2, और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट पे -2 और हाइड्रोजन पे +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन में +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सिर्फ दिख रहा है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा कैल्शियम, यहाँ हाइड्रोजन को बोलेगा चल निकल, मैं सल्फेट के साथ निकल रहा हूँ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, साथ में H2O और साथ में CO2, ठीक है। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है, देखो भाई साहब, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और वहाँ 2, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 1 कार्बन वहाँ, 1 कार्बन वहाँ, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, कैल्शियम 1 है, 1 है, खत्म कहानी। चलो आगे चलते हैं, थोड़ी रफ्तार को बढ़ा के चलो। रिएक्टिविटी और रिएक्शन में रफ्तार को कम मत करो, स्पीड करके रहो जितना रखा हो सकता है। हाइड्रोजन पे फिर से +1, क्लोरीन पे -1, फटाक से जिंक बोला चल निकल मैं आया, ठीक है। क्लोरीन पे अटैक और बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2। इससे पहले भी बनाया है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है नहीं है, यहाँ कर दो, 2 डालो, हो गया जिंक 1, कार्बोनेट CO3 हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, खत्म। रिएक्शन खटाखट करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट करोगे तो फिर एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाओ। चलो अभी कार्बोनेट किया मेटल कार्बोनेट, अब यहाँ मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, मतलब NaHCO3 का नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये तुम्हारा मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। यहाँ फिर से एसिड है, तुमको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। भाई साहब सेम प्रोडक्ट है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सेम प्रोडक्ट आ रहा है, कोई प्रोडक्ट में चेंज नहीं। हमारे पास क्या है? सेम। फिर से सोडियम बोलेगा चल हाइड्रोजन निकल यहाँ से, अटैक, डिस्प्लेस किया और सल्फेट के साथ आ गया। तो सल्फेट पे देखो फिर से चार्ज यहाँ देखो सेम लिख रहा हूँ मैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कार्बोनेट पे -2, हाइड्रोजन पे +1, सोडियम पे +1, सोडियम 2 अटैक करेगा सल्फेट पे और सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4 और साथ में क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। आगे पीछे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, CO2 H2O लिखो या H2O CO2 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन बैलेंस क्या है? 2 और 1 3, कितने हैं? 2 है। सोडियम कितना है? 2 है। इधर कितना है? 1 है। इसको बैलेंस करोगे क्या? नहीं मैं नहीं कर रहा, हर को मैं ही बैलेंस करूँ यार, तुम लोग भी करो। कार्बोनेट पे -2, हाइड्रोजन पे +1, सोडियम पे +1। भाई साहब देखो क्लोरीन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। तुम लोग सोच रहे होगे ना कि यार रिएक्शन रट वट के आया, एकदम धड़ा धड़ लिखे जा रहा है। अरे यार रट के नहीं आया है, रिएक्शन करते करते एक्चुअली क्या होता है, स्पीड बन जाता है। ये स्पीड हम भी चाहते तुम्हारे पास हो और ये स्पीड आएगा। बस रिएक्शंस को ध्यान से करो, खटाखट। क्यों रीज़न पता है रिएक्शन इतना स्पीड क्यों होता है? क्योंकि हमको चार्जेस लिखना आता है और तुम यार चार्जेस नहीं लिखते हो, इस वजह से गड़बड़ हो जाता है। समझे बात को? ठीक है। तो आगे का प्रोडक्ट क्या बनेगा? आगे प्रोडक्ट सिंपल यही बनेगा ना, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, कर लेना बैलेंस, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, क्लियर है? बैलेंस नहीं करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई साहब? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। अरे यार बढ़िया रिएक्शन है। तो
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको तो करो। एसिड और बेस के साथ रिएक्शन, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है, सब जानते हैं, ठीक। बट ये कब देता है ये बहुत कम जानते हैं, नीचे मेंशन किया है बट फिर भी बताऊंगा। हमारे पास क्या है, एसिड है HCl और NaOH क्या है, बेस है। आपको पता है प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट NaCl प्लस H2O, सेम, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर बन गया, शायद बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, बैलेंस। चलो यहाँ पे क्या है, CH3COOH और साथ में क्या है, KOH। अब चलो इसको थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा क्या देख लो कि चार्जेस देख लो, OH माइनस K प्लस 1, इस पूरे को एक साइड और इसको एक साइड, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। ये K जो है इस हाइड्रोजन को बोलेगा चल निकल, ठीक है, और इस हाइड्रोजन के जगह पे K आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जब बनेगा तो तुम्हारे पास क्या दिखेगा, देखो प्रोडक्ट बनेगा तो दिखेगा CH3COOK एंड H2O, क्योंकि यहाँ मेंशन है वाटर, वाटर, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, सॉल्ट। ये क्या बन गया, सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, ठीक है। और इसका नाम पता है, टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। और क्या नाम है, रॉक सॉल्ट, और कुछ नाम है क्या, हाँ, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ये पूछा जाता है बार बार, थोड़ा सा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसका तीनों नाम लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन के बारे में क्या बोला गया है कि दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होता है कि pH स्केल 7 पहुंच जाता होगा, सीधी बात है। हाँ भाई, सही बात है। द pH ऑब्टेन्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज नियरली टू 7 और 7 विच इज नोन एज न्यूट्रल। देखो ऐसा नहीं है कि अगर 6.99 है तो उसको 7 नहीं बोलोगे, वो न्यूट्रल नहीं हुआ, या फिर 7.001 है तो उसको नहीं बोलोगे कि न्यूट्रल नहीं है। दोनों ही न्यूट्रल होता है, 7 के रिलेटिवली अगर पास है तो उसको न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक है। ऐसा रिजिड होकर नहीं बनना है कि एकदम 7 आना ही चाहिए तब न्यूट्रल मानेंगे। थोड़ा बहुत 0 पॉइंट समथिंग का एरर चलता है, एक्यूरेट करोगे, अगर रिएक्शन सही में करोगे ना 7 नहीं आता यार, बेवकूफ़ बनाया जाता है बस। याद रखना, वैसे 7 न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये रिएक्शन तुमको तभी मिलेगा ना जब एसिड और बेसिस दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों वीक हो, तब मिलता है, समझ गए। बाकी समझते रहना। अब कुछ रिएक्शंस आगे और देख लेते हैं। अच्छा, रिएक्शंस खत्म हो गए, इतने ही थे। चलो, क्या है भाई साहब, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। चलो, बेस सबका पसंदीदा यार, हमारा भी है। एक्चुअली बेस तीखा होता है, तीखा इन द सेंस मिर्ची, थोड़ा कड़वा लगता है, बट खाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है। लेकिन यहाँ बेस को खा के टेस्ट करके चेक करना तो नहीं है, बट फिर भी यहाँ मेंशन है, तो चलो थोड़ा देख लेते हैं। क्या देखते हैं, बेस के बारे में क्या लिखा है। बेस के बारे में लिखा है कि सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट और सॉपी टू टच आज रिगार्डेड एज बेस। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो खाने में तीखा लगे या उसका टच सॉपी लगे, उसको क्या बोलते हैं, बेस। इसका मतलब सर जो हम सोप इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी पे, वो भी सॉपी होता है, इसका मतलब वो बेस है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बेस ही है। आपके बॉडी से स्वेटिंग होता है तो पसीना निकलता है, कभी टेस्ट करना, अच्छा लगेगा, खट्टा खट्टा, ठीक है, वो एसिड होता है। तो एसिड बॉडी के ऊपर वो जो होता है पसीने के फॉर्म में निकलता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम नहाते हैं तो सोप यूज़ करते हैं, तो सोप से उसको हटाते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करके हटाते हैं ताकि हमारा बॉडी फ्रेश दिखे, ठीक है। ऐसे नहा के आया करो, ठीक है, क्लास अटेंड करना, अच्छी बात रहेगी, फील अच्छा आएगा। चलो, इसके बारे में एक और डेफिनेशन है। अ बेस मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर OH आयंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सब्सटेंस एक या एक से ज़्यादा OH आयंस उसके एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करता है तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं भाई साहब, वैसे सब्सटेंस को हम बेस बोलते हैं। तो चलिए, बेस के साथ कुछ एक टर्म और है, एल्केली। सुनने में आता है लेकिन थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को कि सर एल्केली और बेस में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ मैं इसको एक लाइन में क्लियर किया हूँ, बहुत ज़्यादा लिखा नहीं हूँ। मतलब बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, सिंपल सी बात है।
अगर कोई भी बेस पानी में सॉल्युबल है, अगर कोई भी बेस पानी में सॉल्युबल है तो वैसे बेस को क्या बोलते हैं? एल्कली। ठीक है, तो सर ऐसे बेसिस का नाम याद रखना है, बिल्कुल याद रखना, मैंने लिख के रखा है आपके पास KOH और NaOH जो है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, इस वजह से इनको क्या बोला गया है? एल्कलीज। फिलहाल और कुछ मैंने लिखा है CuOH, FeOH, AlOH, होल थ्राइस होल ट्वाइस होल थ्राइस लगा हुआ है, ये एल्कली नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास अगर एल्कली पूछ लिया जाए तो एल्कली आपको पता है कि वाटर सॉल्युबल होता है, वैसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है उसको एल्कली बोलते हैं। एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप फटाक से दिमाग में रखिएगा KOH और NaOH, दो एग्जाम्पल डालिए, खट से 3 नंबर मिल जाएगा, एकदम मस्त। चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिस के बारे में पढ़े तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस क्यों छोड़ दें? जैसे हम एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे ना, वैसे ही हमारे पास बेस के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, स्ट्रेंथ मतलब वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन हमारा दूसरा है, मतलब सर कि सर डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड। बेस में मज़ा आएगा, देखना मज़ा आएगा, सही में मज़ा आएगा। तुम लोग एसिड में कंसंट्रेटेड नहीं ले रहे थे, लेकिन बेस में बोलोगे सर चाहिए। अब रीज़न कुछ लोग सोच लो, मैं बाद में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो। फिर ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी मतलब कि OH आयन रिलीज, OH आयन जितने रिलीज करें उसके बेसिस पे, मतलब कि मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, मतलब 3 OH माइनस रिलीज करे, 2 OH माइनस रिलीज करे या फिर 1 OH माइनस रिलीज करे। वैसे के बारे में हम बातचीत करेंगे आज, इन सबको निपटा ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहने का मतलब सर स्ट्रॉन्ग और वीक। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग वो होगा जो कंप्लीट आयोनाइजेशन करे OH माइनस का, कंप्लीट आयोनाइजेशन करे OH माइनस का, अगर उसके 1 मोल को उसके एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है। 1 मोल अगर कंप्लीट आयोनाइज कर दे उस एक्वस सॉल्यूशन में, तो वैसे को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द एल्कली और बेस। देखो एल्कली और बेस दोनों मेंशन किया गया है कि बेस भी हो सकता है और एल्कली भी हो सकता है, विच अंडरगोज ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन, लगभग पूरी तरह से आयनाइज हो जाए इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन या फिर OH आयन, OH माइनस आयन्स आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एल्कली। मतलब अगर कोई कंप्लीट आयोनाइजेशन कर रहा है उसके एक्वस सॉल्यूशन में और हाइयर नंबर ऑफ, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, क्या कह सकते हैं कि OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, कंप्लीट डिसोसिएट कहते हैं इसको, तो वैसे बेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। तो चलो कुछ एग्जांपल्स होंगे। देखो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है, देखो भाई हमारे पास क्या क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके क्या है, ये 3 जो है आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सबका नाम भी लिख दिया है और मेंशन कर दिया है। देखो एक एक पॉइंट में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, आगे पीछे कुछ भी नहीं, फालतू कुछ बात नहीं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। टाइम वेस्ट करने का काम मेरे पास नहीं है, पढ़ाओ और निकलो। ठीक है, अब इसके कुछ रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस क्या क्या है कि NaOH को ब्रेक किया गया तो हमें क्या मिला, Na प्लस और OH माइनस। देखो 1 OH माइनस था, पूरा पूरा लिबरेट कर दिया। हमारे पास KOH को लिबरेट कराया गया, डिसोसिएट कराया तो K प्लस और OH माइनस, ये भी एक दे दिया। बैरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कितने हैं, 2 दिख रहे हैं ना, और देखो दोनों ही मिल गए, दोनों OH मिल गए। तो इसीलिए इसे हमने बोला कि सर ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, और इसलिए हमने इसको बोला कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। इस वजह से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं वीक बेस। वीक बेस क्लियर समझ में आ रहा है कि सर वो कंप्लीटली आयोनाइज है, तो ये सर पार्शियली होगा आयोनाइज या इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होगा। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। मतलब सर वैसे बेस या एल्कली जो कि पार्शियल या इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन करे, पार्शियल या इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन करे एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, और उनके रिलेटिव में थोड़ा कम OH माइनस आयन रिलीज करे या फिर हाइड्रोक्साइल आयन रिलीज करे, तो वैसे बेसिस को हम बोलते हैं वीक बेस या फिर वीक एल्कली। अच्छा तुम लोग देख रहे हो सर एल्कली और बेस दोनों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि एल्कली बेस हो सकता है लेकिन बेस एल्कली नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? अबे जो वाटर सॉल्युबल होगा बेस वो एल्कली होगा, और जो वाटर सॉल्युबल बेस नहीं होगा वो एल्कली कहाँ से होगा?
तो सारे एल्कली बेस है, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं है। समझ में आया? इसलिए मैं बेस और एल्कली लिख रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। चल ठीक, या बेस भी लिखोगे तो चलेगा, एल्कली अगर हटा दिए तो वो सारे एल्कली इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे बेसिस है जो कि इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन करते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम NaOH NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। दूसरा हमारे पास CaOH होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब सर ये रिलीज करेगा, एक भी करेगा या नहीं भी करेगा, या वापस आ सकता है रिएक्शंस में। तीसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो जितने भी हमने एग्जांपल्स रखे हैं ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिल्कुल कहीं ना कहीं पूछा ही गया और पूछा ही जाएगा। इससे बाहर किताब से मतलब क्या बोले, किताब के बाहर कहाँ आएगा भाई। और याद रखना क्या क्या नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा देखो, जैसे मैंने बेस का स्ट्रॉन्ग बेस का मैंने बताया था, डिसोसिएशन का, इसका भी मैंने आगे मेंशन किया है। देखो इसके डिसोसिएशन में क्या क्या हुआ। स्ट्रॉन्ग वाले में क्या था ना कि एक एरो था, इसमें 2 एरो है। इसका मतलब होता है कि सर ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कहने का मतलब सर इधर से इधर गया तो इधर से वापस भी आ सकता है। अगर वापस आ गया तो भाई सब कंप्लीट तो हुआ ही नहीं, हमको OH माइनस आयन जितना मिलना था उतना मिला ही नहीं। मतलब इसीलिए इसको कहते हैं पार्शियल आयोनाइजेशन। अब देखो सबके रिएक्शंस लिख रखे हैं। देखो ये रिलीज किया 2 OH माइनस, लेकिन वापस पीछे भी आ सकता है। डबल एरो का निशान है, इसका मतलब यही होता है। समझ रहे हो? ये जो भी रिएक्शंस है मैंने बस लिख दिए ताकि तुम्हारे दिमाग में आए, कभी लिखा रहे तो परेशानी ना हो। ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन इस पर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगा कि अगर कहीं रिवर्सिबल साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नहीं भी बन सकता है, वापस भी जा सकता है। ठीक है, चलो तो अब ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन देख लेते हैं। हाँ, कंसंट्रेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बेस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में? OH। अच्छा, OH का फंक्शनल ग्रुप नेम क्या है? अल्कोहल। सही सोच रहे थे। अब देखो इस वाले केस में क्या है कि अगर क्या बोले, जैसे कोई अगर पानी नहीं मिलाता है, देखो ना पानी वानी का बात हो रहा है इसमें, अगर कोई पानी नहीं मिलाता है तो उसको क्या बोलोगे? सीधा कटक गया। ठीक है, लेकिन कुछ शरीफ लोग होते हैं पानी मिलाते ही नहीं है। ठीक है, कुछ ईमानदार लोग होते हैं नहीं यार पानी मिला लो, थोड़ा सा बेइज्जती हो जाएगी अल्कोहल की। तो चलो देख लो, इसमें कुछ खास है नहीं। मतलब अगर कंसंट्रेटेड बेस कहना है तो इसमें, या फिर एल्कली कहना है, इसमें लोअर परसेंटेज ऑफ वाटर होगा, मतलब वाटर का मिलावट बहुत कम होगा। और अगर डाइल्यूट बेस कहना है तो इसमें पानी भर भर के मिला दो, भर भर के मिला दो। जैसे कोल्ड ड्रिंक में मिला के कुछ लोग कुछ दोस्तों को दे देते कि यार ये कोल्ड ड्रिंक है ले लो, है ना। किसी के साथ हुआ भी होगा, मेरे साथ तो मतलब मैं तो इससे दूर ही रहता हूँ तो हुआ नहीं है इस वजह से। ये तो हो जाता है, दोस्तों के साथ रहोगे तो क्या होता है ना कि तुमको वो बाकी लोग बैठे रहेंगे अपना अपना ले करके और तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाएंगे और उसमें मतलब बॉटल में कोई पीछे में करके ऐसे मिला दिया, बाकी तुमको बोला भाई तेरे लिए ये कोल्ड ड्रिंक है। और कोल्ड ड्रिंक और ये क्या बोलते हैं दोनों बिटर टेस्ट होता है और पता नहीं चलता है। इस वजह से पता चलता है थोड़ी देर बाद जब हिंदी माध्यम में अंग्रेजी बोलना लोग शुरू करता है। ठीक है, चलो देखिए, तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, वाटर का डिफरेंस है। ठीक है, याद रखना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज का। ठीक है, पर मोल पे, मतलब बेसिसिटी वाली बात है। जैसे एसिडिटी की बात की थी वैसे बेसिसिटी और एसिडिटी में बात कर रहे हैं। अगर कोई OH माइनस आयन्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक मोल एल्केली अगर कंप्लीट आयोनेशन करने के बाद पानी में, कंप्लीट आयोनेशन करने के बाद पानी में अगर OH रिलीज कर रहा है तो उस
एक मोल में जितने OH रिलीज हो रहा है ना, उस OH का काउंट से पता चल सकता है कि वो मोनो है, डाई है या ट्राई है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मोनो एसिडिक है, डाई एसिडिक है और ट्राई एसिडिक है। मतलब क्लियर समझ में आ रहा है कि सर यहाँ एक OH होगा, यहाँ एक होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा। ठीक है, तो 1 2 3 होगा, लेकिन एग्जाम्पल भी तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ी 1 2 3 लिख दिया काम चल गया। तो इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है। सबसे पहला है मोनो एसिडिक बेस, मतलब अगर कोई कंप्लीट आयोनाइजेशन कर रहा है और एक मोल कंपाउंड में सिर्फ एक ही हाइड्रोक्साइल या फिर OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है उसके एक्वस सॉल्यूशन में, तो वैसे बेस को मोनो एसिडिक बेस कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास NaOH है, NaOH सिर्फ एक OH दे रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, वैसे हमारे पास KOH है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग वाले हैं, पता है ना। ये भी हमको कितना ही दे रहा है, एक OH दे रहा है। तो इन दोनों को हमने क्या बोल दिया, सर ये मोनो है, मोनो एसिडिक बेस, क्योंकि सर ये एक OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से क्या होता है डाई एसिडिक बेस, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन याद रखना हमेशा, ऑफ 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल, और कोई 2 OH माइनस या हाइड्रोक्साइल आयन रिलीज कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस तो मतलब इसमें क्या होंगे, 1 मोल में 2 OH माइनस आएंगे, बिल्कुल सही आएंगे। चलो देखो कुछ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब डिसोसिएट करोगे तो देखो यहाँ पे 2 OH निकल रहा है, पिछले वाले में 1 निकल रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर तुम फिर से यहाँ मैग्नीशियम को देख लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, तो यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है, 2 OH माइनस। ठीक है, तो कंप्लीट आयोनाइजेशन पे अगर आपको 2 OH माइनस मिल रहा है, तो वैसे को हम क्या बोलेंगे कि सर ये क्या है, ये डाई एसिडिक बेस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने रिलीज किया 2 OH माइनस। ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद हमारे पास है इसका आखिरी वाला ट्राई एसिडिक बेस, मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन पे, एक मोल के कंप्लीट आयोनाइजेशन पे अगर कोई 3 हाइड्रोक्साइल आयन रिलीज कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो वैसे तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई साहब, ट्राई एसिडिक बेस बोलेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है AlOH होल थ्राइस का, जिसमें एल्युमिनियम ने AL होल थ्राइस में 3 OH माइनस रिलीज की। ठीक है, 3 OH माइनस रिलीज की है, इस वजह से ये क्या हो गया, ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, तो आज हमने लगभग टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इसके बाद जो हमारे पास रिएक्शंस का पार्ट है, जो बेस के रिएक्शंस का, जैसे एसिड का रिएक्शन हमने किया है 6 टाइप का, वैसे ही बेस के रिएक्शंस कर लेंगे। उसके बाद जो आखिरी टॉपिक है सॉल्ट्स, उसको निपटा करके और पीएच भी करके ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 लेक्चर या मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, निकलते हैं अगले लेक्चर के लिए। धन्यवाद।